Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's बालनोई एकेडमी। माई सेल्फ गगन यादव, योर जीएस फैकल्टी। और आज करेंगे हम 26-27 की बजट हाइलाइट्स। हमें पता है अभी बजट रिसेंटली अनाउंस्ड हुआ है, तो क्या क्या उसके की फीचर्स हैं, क्या क्या हाइलाइट्स हैं और हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वाई इन न्यूज। Recently Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented her ninth consecutive union budget for the fiscal year 26 and 27। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर आवर एग्जाम। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम निर्मला सीतारमन, उन्होंने नाइन्थ कंसेक्यूटिव बजट अपना पेश किया है, ठीक है, 26 और 27 को। And second is milestone. This presentation marked the first instant in India's parliamentary history where an annual budget was tabled on Sunday. For the first time in history, we have presented the budget on Sunday. पहले क्या रिसेंटली क्या हुआ था, अभी लास्ट कुछ सालों से हम फेब के जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, फर्स्ट वर्किंग डे यानी कि फर्स्ट फेब को जनरली हम बजट को इंट्रोड्यूस करते थे। बट अब क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट संडे को, फर्स्ट फेब को आ गया संडे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम संडे को ही, जो हमारा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब है वो नहीं है, लेकिन फर्स्ट फेब को ही हम बजट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहली बार संडे को बजट इंट्रोड्यूस किया गया। स्ट्रेटेजिक विजन क्या है हमारा? द यूनियन बजट 26-27 एंटर्स द ओवरआर्चिंग विजन विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। ये पहले से ही डेवलप्ड 2047 विकसित भारत का हमारा विजन है। उसके साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या ग्राउंड ग्रोथ आया है इस बार? युवा शक्ति ड्रिवन ग्रोथ। सबसे मेन एक विजन ऐड किया गया है, युवा शक्ति ड्रिवन ग्रोथ। इसको ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट संकल्प है टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड क्लासेस जो जो हैं उनके ऊपर है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या की फीचर्स हैं इसके। बजट ओवरव्यू देखिए। बजट, सबसे पहले तो बजट है क्या, हमें पता है आर्टिकल 112 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, जो क्या कहता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो एवरी ईयर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेबल करेगी पार्लियामेंट के अंदर। क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? उसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल 112 में है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो गवर्नमेंट का एक ऑब्लिगेशन है कि हर साल पार्लियामेंट में टेबल करना है, उसी को बोला गया बजट। सर बजट में होता क्या क्या है? बजट में सबसे पहले गवर्नमेंट क्या देती है? एक एस्टीमेट देती है। एस्टीमेट्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो एस्टीमेट्स क्या होंगे कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है और उस एक्सपेंडिचर के अपोजिट में गवर्नमेंट की इनकम कितनी होने वाली है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जो आने वाली फिस्कल ईयर है, फॉर एग्जांपल इस बार का जो बजट आया कब आया सर? 26 से लेकर 27 की जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए बजट आया। उसके जो एस्टिमेट्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है और गवर्नमेंट की इनकम यानी कि रिसिप्ट्स कितने होने वाली हैं, उसका एक स्टेटमेंट देगी। दूसरा, जो इससे प्रीवियस ईयर की जो फाइनेंशियल ईयर थी, यानी कि 25 एंड 26 की जो फाइनेंशियल ईयर थी, उसका जो बजट आया था, उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देने होंगे। क्या देने होंगे सर? रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देने होंगे। क्या क्या हो गया? इस साल के एस्टिमेट्स हो गए हैं जो आने वाली फाइनेंशियल ईयर है, और पिछले साल के जितने भी एस्टिमेट्स थे जो पिछले साल बजट में आए थे, उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आएंगे। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके अलावा भी कुछ और बिल गवर्नमेंट बजट के साथ इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बिल एक और आता है इसके अंदर, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल किस आर्टिकल के अंदर है सर ये ऑब्लिगेशन? आर्टिकल 117।
एंड एक बिल और ध्यान रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वन, सेकंड इज फाइनेंशियल बिल एंड थर्ड वन इज अप्रोप्रिएशन बिल. Appropriation bill. This is under Article 114 of the Indian Constitution. What is appropriation bill, sir? Appropriation bill is, for example, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, वो एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. जो पैसा है वो कहां से आएगा? सर 3 फंड होते हैं गवर्नमेंट के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, सर पब्लिक अकाउंट है एंड द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट को जो खर्चा करना है वो पैसा कहां से आएगा? सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए. अब वो जो पार्लियामेंट की परमिशन होगी, उसके लिए जो परमिशन चाहिए, उसके लिए जो बिल आएगा, उस बिल को बोला जाता है अप्रोप्रिएशन बिल. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है अंडर आर्टिकल 266 में कि पार्लियामेंट और द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट कैन नॉट विथड्रॉ अ सिंगल मनी विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन ऑफ द पार्लियामेंट. यानी कि एक भी रुपया सरकार अप्रोप्रिएशन के बिना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकती. तो तीसरा बिल सर ये हो गया. इन सबको मिलाकर सरकार आएगी और टेबल में इन 3 बिलों को पेश करेगी, उसको बोला गया सर बजट. अब मैंने बता दिया बजट में क्या होगा सर, एक्सपेंडिचर होगा और इनकम होगी. अब देख लेते हैं कि इसके अंदर सरकार कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, किन किन चीजों पर एक्सपेंडिचर करेगी, उसकी क्या क्या पॉलिसीज होंगी, कोई नई स्कीम्स आई हैं, कहां पर फोकस किया जा रहा है इस बार, कहां से इनकम सबसे ज्यादा आ रही है. क्वेश्चंस आते हैं कि जो पैसा आने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपया सरकार कमा रही है तो वो 1 रुपया सबसे ज्यादा कहां से आएगा. अगर 1 रुपया सरकार खर्च कर रही है तो उसका सबसे ज्यादा शेयर किस सेक्टर में जाने वाला है. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले तो इस बार का टोटल बजट कितना है. टोटल बजट कितना है सर? 53.5 लाख करोड़ रुपए. पहले से ये इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 7.7% का इस बार इंक्रीज है इन द टोटल एक्सपेंडिचर. ये टोटल एक्सपेंडिचर है, दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. जो टोटल बजट वो पेश कर रही है वो कितना है सर? 53.5 लाख करोड़ का. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ टैक्स फिस्कल डेफिसिट लोअर एट 4.3% ऑफ द जीडीपी फॉर 26. लोअर, पहली बात तो फिस्कल डेफिसिट है, हम देखेंगे आगे स्लाइड्स में कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में है क्या. दूसरा सर इस बार बोला क्या गया सर? लोअर है. यानी कि पिछली बार कितना था सर? पिछली बार 4.4% ऑफ द टोटल जीडीपी था हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था. इस बार कितना है सर? 4.3% का है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट प्रपोजेस टू लोअर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो टू 55.6%. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिस्कल मैनेजमेंट, एक सरकार को एफआरबीएम एक्ट भी लाना पड़ता है उसके साथ. एफआरबीएम एक्ट में क्या होता है सर? फिस्कल बजट रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है. उसमें क्या है? सरकार को जो सरकारी डेट है, सरकारी कर्जा है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम से कम करना है. तो उसके लिए सरकार ने क्या कहा? हम जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है उसको 55.6% करने की कोशिश करेंगे. कैपेक्स टारगेट, कैपेक्स का मतलब क्या है यहां पर? कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे? हमें पता है बजट के, जब बजट आता है तो बजट के 2 पार्ट होते हैं. एक तो होता है सर रिवेन्यू का पार्ट, रिवेन्यू, और एक पार्ट होता है बजट में सर कैपिटल पार्ट. तो बजट के 2 टाइप होते हैं, दो पार्ट में बजट आता है. एक रिवेन्यू पार्ट होता है बजट का और एक कैपिटल पार्ट होता है. ठीक है सर. रिवेन्यू में क्या होगा? रिवेन्यू में वही बताया कि रिवेन्यू में एक्सपेंडिचर कितना होगा और इनकम कितनी है, यानी कि रिसिप्ट कितनी है. सेम ऐसे ही कैपिटल के अंदर एक्सपेंडिचर और कैपिटल के अंदर रिसिप्ट, या कैपिटल पार्ट के अंदर इनकम. तो जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर पार्ट है कि कैपिटल के अकाउंट में सरकार कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, और कैपिटल में जनरली कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल एसेट्स का क्रिएशन हो, यानी कि रोड्स ट्रांसपोर्ट्स को लेकर बनना, नई रेलवेज बनना, नई कंपनीज का बनना, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स क्रिएट करना, इन सबको बनाना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली जो हर साल के सीमित खर्चे होते ही हैं कि ये खर्चे होने ही होने. फॉर एग्जांपल सरकार सैलरीज देती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, पेंशन देती है, सब्सिडीज देती है,
ठीक है, और रेलवेज वगैरह की इनकी सर्विसेज में जो खर्चा जाता है वो सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड वगैरह, ये जो मैंने बताया नई एसेट्स का क्रिएशन होना, तो उस पे कितना रखा है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट विल बी रेज्ड टू 12.2 लाख करोड़ फॉर द फिस्कल ईयर 2027। ठीक है सर। 1.4 लाख करोड़ टू बी डेवलप टू स्टेट्स एट, ठीक है सर, ये क्या है सर, स्टेट एज टैक्स शेयर, यानी कि जो सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा आता है, उस टैक्स के पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा अपने पास नहीं रख सकती। इसका मतलब इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आया उसको स्टेट के साथ भी शेयर करना पड़ता है। अब कितना परसेंट करना पड़ता है, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे कैसे होता है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। हालांकि कुछ चेंजेस इस बार आए हैं तो उसको हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे कि कितना परसेंट दिया जाता है, सरकार कौन डिसाइड करता है, आगे की स्लाइड्स में मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। चलिए, तो 1.4 लाख किसको दिया जाएगा, स्टेट्स को एज अ शेयर, टैक्स का शेयर दिया जाएगा। नेट टैक्स रिसीट्स एस्टिमेटेड एट 28.7 लाख करोड़ नेट टैक्स रिसीट्स है ये। एक तो टैक्स रिसीट्स हो गई, एक नेट टैक्स का मतलब क्या है कि जो टैक्स को कलेक्ट करने में जो सरकार के खर्चे हुए हैं, उन खर्चों को निकालने के बाद जो एक्चुअल में टैक्स की रिसीट्स आई, यानी जो टैक्स से इनकम आया, उसको बोला नेट टैक्स रिसीट्स। यही नेट टैक्स रिसीट्स को स्टेट के साथ शेयर किया जाता है। ये जो 1.4 लाख करोड़ है, इसमें से किसको दिया जाएगा, ये स्टेट्स को दिया जाएगा आउट ऑफ 28.7 लाख करोड़। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट है ग्रोस मार्केट बोरोइंग एस्टिमेटेड एट 17.2 लाख करोड़। अब ध्यान से देखेंगे, जो सरकार के पास बजट के अंदर, सरकार के पास एक तो एक्सपेंडिचर होता है और एक सरकार के पास इनकम होती है। क्लियर है। अब पॉइंट क्या है, हमारे और आपके बजट बनाने में फर्क क्या है। हम जो अपने घर का बजट बनाते हैं, हमारे फैमिली में, फॉर एग्जांपल हमारे फादर हैं जो फैमिली हेड है मान लीजिए, वो इनकम को देखते हैं और इनकम जितनी है उसके हिसाब से वो खर्चा डिसाइड करते हैं। जबकि जो सरकार बजट बनाती है वो उसका बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। सरकार क्या करेगी, सरकार पहले देखेगी कि हमारे खर्चे कितने हैं, हमको कहां कहां जरूरतें हैं, किस मिनिस्ट्री में पैसा देना है, कोई डिफेंस का नया डील तो नहीं करनी है, प्रोक्योरमेंट तो नहीं करना है, ये सब तो नहीं करना है। उसके बाद सरकार देखती है कि ये तो मेरा टोटल खर्चा है, उसके बाद मेरी इनकम कितनी है। अब ये बात तो तय है कि जब आप पहले खर्चा तय कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर डिसाइड कर रहे हैं, तो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में मिसमैच तो होना ही है। यानी कि या तो इनकम हो सकती है ज्यादा आएगी और या कम आएगी, और जनरली ये होता है सरकार की इनकम उसके एक्सपेंडिचर जो उसने डिसाइड किया है उससे बहुत कम होती है। अब जब इनकम कम होगी लेकिन एक्सपेंडिचर तो डिसाइड कर लिया कि 53.5 लाख करोड़ होगा, अब सब इनकम कितनी है, इनकम तो कम है, तो उसको मैच करने के लिए, एक्सपेंडिचर और इनकम को मैच करने के लिए सरकार बाजार से लोन लेती है। उसको बोला गया ग्रोस मार्केट बोरोइंग, कि जितनी भी टोटल बोरोइंग सरकार करेगी एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो कितना है, 17.2 लाख करोड़ है। देखिए सरकार खर्चा कितना करने वाली है, 53.5 लाख करोड़, और उसमें से 17.2 लाख करोड़ तो ऑलमोस्ट सरकार बाजार से लोन लेकर ही करेगी वो खर्चा। सरकार की इनकम, यानी कि सरकार की इनकम तो बहुत कम है। क्लियर है। चलिए इसको भी देखेंगे। बजट फोकस ऑन 3 कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बजट में ध्यान रखना। सरकार ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 कर्तव्यों के ऊपर बात करी है, और ये कर्तव्य क्या है, इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि सर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, फुलफिलिंग एस्पिरेशंस एंड सबका साथ सबका विकास। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार 3 कर्तव्य, यानी कि इस बार ड्यूटीज क्या होने वाली हैं, जो सरकार ने बात करी है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या क्या होने वाली हैं। 3 कर्तव्य क्या है। ऑन द सेक्रेड ओकेजन ऑफ माघ पूर्णिमा, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन कर्तव्य भवन, इट इज इंस्पायर्ड बाय 3 कर्तव्य। जो कर्तव्य भवन है
गवर्नमेंट एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक बिल्डिंग है कर्तव्य भवन, उसमें ये बनाया गया है और 3 कर्तव्य के ऊपर बात करी गई है। फोकस किस पर करे जाएगा? 3 कर्तव्य। फर्स्ट कर्तव्य क्या है सर? ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर क्या है सर? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेन क्या है? सस्टेनेबिलिटी, कि हम अपने रिसोर्सेस को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम एक क्या करेंगे? एफिशिएंट यूज करेंगे अपने रिसोर्सेस का, ताकि हम उनको बचा सकें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। ऐसा ना हो कि सारा पेट्रोल हम ही खर्च कर जाएं और आने वाली जो जनरेशन है 40, 50, 100 साल पहले, वो ये पढ़े कि कभी एक पेट्रोल हुआ करता था, जैसे डायनासोर हुआ करता था सर, ऐसे ही पेट्रोल हुआ करता था कभी। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। इसमें क्या क्या होने में? एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ग्लोबल डायनेमिक्स है, फॉर एग्जांपल ऐसी अगर कोई ग्लोबल मंदी आती है, रिसेशन आता है, बाहर कहीं ऑयल क्राइसिस होते हैं, तो ऐसा ना हो कि उसका थोड़े से ही प्रभाव में ऑयल क्राइसिस में इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़े। तो ऐसी बिल्डिंग रेजिलियंस तैयार करेंगे कि हम एक बफर जोन क्रिएट करें कि बाहर अगर कुछ होता है तो उसकी इंडियन इकोनॉमी पे एकदम से इंपैक्ट ना पड़े। सेकंड कर्तव्य क्या है? फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आर पीपल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे ही लोगों के जो फुल एस्पिरेशंस हैं उनको भी पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्ड पीपल्स कैपेसिटी, लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडियाज पाथ एंड प्रोस्पेरिटी। किस तरीके से पीपल्स की कैपेसिटी या उनको स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स बनाएंगे इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी? ये कैसे हो सकता है सर? आप अपने देश की प्रोस्पेरिटी में कैसे पार्टनर बन सकते हैं और सरकार आपकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकती है? क्या मतलब है कैपेसिटी से आपसे? ध्यान रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रीकर्सर है बहुत सारी चीजों का। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी सर? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपकी, मान लीजिए आप कह रहे हैं सर जीडीपी बढ़ेगी, तब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कैसे होगी सर इकोनॉमिक ग्रोथ? सर जीडीपी से होगी। जीडीपी क्या है सर? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा देश के अंदर, उतनी ज्यादा जीडीपी होगी। सर प्रोडक्शन से कैसे फायदा होता है देश को? अब आप ये बताइए, कहीं अगर प्रोडक्शन किसी कंपनी के अंदर होगा, पहली बात तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए, और लेबर को क्या चाहिए सर? इनकम चाहिए। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतने लोगों को रोजगार मिलेगा, उतने लोगों को इनकम मिलेगी। अब जितना ज्यादा एक तो यहां फायदा हो गया, दूसरा बात ध्यान रखिए, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इवेंचुअली जाना कहां है सर? मार्केट में जाएगा। किस लिए जाएगा सर? बिकने जाएगा, लोग कंज्यूम करेंगे। सब जब लोग कंज्यूम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब लोगों के पास इनकम है, लोग खर्च कर रहे हैं, तो सर वो डिमांड बढ़ेगी, इनकम आएगी लोगों के पास, और वो लोग सारा का सारा जो प्रोडक्शन हुआ वो बिक जाएगा। अब क्या होगा सर? प्रॉफिट किसके पास आएगा? प्रोड्यूसर के पास आएगा। सर प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ रही है। सोचिए, लेबर की इनकम बढ़ रही है, लेबर क्या है? इवेंचुअली जाके कंज्यूमर है, वो पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केट में जाकर, और इधर प्रोड्यूसर की भी इनकम बढ़ रही है। तो ऐसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। इसी वजह से सरकार आपकी कैपेसिटी को बनाना चाहती है, यानी कि आपकी परचेसिंग पावर, आपको रोजगार देना चाहती है, आपके पॉकेट में पैसा देना चाहती है। ऐसे मेजर्स लाएंगे जहां आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपकी पॉकेट में पैसा आएगा, और उसी पैसे से इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है? ऊपर की तरफ चलती है। क्लियर है? ठीक है सर। थर्ड कर्तव्य क्या हो सकता है सर? हो सकता नहीं, होगा, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत फेमस स्लोगन भी है और बहुत अच्छी बात भी है। एंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। ध्यान रखिए, ये जो है आप इसको पॉलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप पॉलिटी के अंदर डीपीएसपी पढ़ते हैं। डीपीएसपी क्या है सर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव डीपीएसपी क्या है? उसमें आर्टिकल जो 39 है वो डायरेक्ट इस कर्तव्य की ही बात करता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? कि सर इक्वल रिसोर्सेज, सबके पास एक्सेस होना चाहिए इक्वल रिसोर्सेज का। ऐसा ना हो किसी एक ही के पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाए।
तो जब हम पॉलिटी की क्लास पढ़ते हैं उसमें डीपीएसपी में हम पढ़ाते हैं कि ये वो ऑब्लिगेशंस है गवर्नमेंट के ऊपर कि इन पॉइंट्स के ऊपर सरकार ध्यान रखेगी और ऐसी पॉलिसीज बनाएगी ताकि जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है वो चीज एंश्योर हो जाए और उसका क्या हो, इंप्लीमेंटेशन हो जाए इकोनॉमी के अंदर लोगों के ऊपर। उसी का सारा लिखा हुआ है। थर्ड कर्तव्य क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कम्युनिटी है, कोई रीजन्स हैं, जो अलग सेक्टर्स हैं, वो ऐसा ना लगे कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हम मेन स्ट्रीम से बाहर चले गए। तो सबका साथ और सबका विकास, साथ लेकर सबको चलेंगे, सबके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, सबके पास एमिनिटीज होंगी और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होगा सभी का। क्लियर है? बिल्कुल सही बात। 3 कर्तव्य है, सबसे ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इस बार 3 कर्तव्य के ऊपर। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं आगे। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए सरकार ने कुछ पिलर्स बताए हैं इस बार कि पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आपका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप हैं, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है, आपकी मसल्स बिल्डअप हो रही है, तो ये आपकी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है? सर आपकी ग्रोथ है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ आपका? फॉर एग्जांपल आपकी मैच्योरिटी में इंक्रीज आना, आपका आईक्यू लेवल बढ़ना, समझदारी बढ़ना, आप रीजनिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, ये आपका डेवलपमेंट है। तो सेम विद आप इसी को इकोनॉमी की तरफ अप्लाई करिए। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव मेजर है और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव मेजर है। तो ग्रोथ की जब हम बात करेंगे तो हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करेंगे, यानी कि सर जीडीपी की बात करेंगे, हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, सर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। दीज आर द मेजर्स ऑफ द ग्रोथ। एंड सर व्हाट इज डेवलपमेंट? सर डेवलपमेंट है हम क्वालिटी की बात करेंगे। हो सकता है देश के अंदर ग्रोथ तो हो जाए यानी डेवलपमेंट ना हो। ऐसे कैसे सर? जीडीपी तो देश की बढ़ जाए, नेशनल इनकम तो बढ़ जाए, लेकिन वो जो नेशनल इनकम है वो कुछ ही अमीर लोगों की वजह से बढ़ी। 80% लोग आज भी बेरोजगार हैं, गरीब, बहुत गरीब हैं। तो सर डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट कैसे होगा? सर लोगों की हेल्थ बेटर हो, सर लोगों की क्या हो, एजुकेशन बेटर हो, सर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। ये फैक्टर्स क्या है, डेवलपमेंट को दिखाते हैं। सर आपके पास एक्सेस हो पोर्टेबल क्लीन वाटर का, क्लीन वाटर हो सर आपके पीने के लिए। सर जीडीपी तो बहुत ज्यादा है देश की, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, तो क्या फायदा सर उसका? बिल्कुल से क्लीन एयर हो, बड़ी मुश्किल है ये मिलना आज के टाइम पे, स्पेशली हमारे देश के अंदर। देश के अंदर तो है, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है इस समय, बड़ी परेशानी है पोल्यूशन के ऊपर। तो ये भी क्या है, एक डेवलपमेंट है। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है देश के अंदर तो लोगों की हेल्थ पर उसके इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं देश के अंदर डेवलपमेंट की कमी है, लेक ऑफ डेवलपमेंट है। एज ए मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि लोगों को एक अच्छी हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, क्लीन वाटर मिले, क्लीन एयर मिले। तो इसके क्या क्या स्टेज पिलर्स बताए हैं? सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें कैसी ग्रोथ चाहिए? सर सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम ऊपर चली जाए और फिर एकदम से नीचे आ जाए, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। तो कैसी हमें कैसी ग्रोथ चाहिए कि ग्रोथ ऐसी हो कि एक सस्टेन कर सके, एक स्टडी ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। क्लियर है? नेक्स्ट पिलर क्या है सर? स्ट्रेंथनिंग दी फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ की जो फाउंडेशंस है, जो ग्रोथ की फाउंडेशंस है उनको स्ट्रेंथन करना है हमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल हमने थर्ड कर्तव्य की भी बात करी थी, सबका साथ सबका विकास। तो पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो। जो भी सरकार किसी भी चीज की कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पा रही है वो लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है? थर्ड क्या है? ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा होना चाहिए। ऐसी गवर्नेंस लानी है, ऐसी पॉलिसीज लानी है कि लोग सरकार के ऊपर भरोसा कर पाए कि हां ये जो पॉलिसी लाई है वो सरकार लोगों के भले के लिए ही लाई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए देश में जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होगा, बिजनेसमैन नहीं आएंगे,
कैपिटलिस्ट लोग नहीं आएंगे, देश की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो उनको बुलाने के लिए क्या करना होगा, बाहर से जब कंपनीज यहां आएंगी, वो क्यों आएंगी सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से आएंगी। जब उनके लिए बिजनेस करना ही बड़ा डिफिकल्ट है, टैक्स रेगुलेशंस बड़े खराब हैं, तो बाहर की कंपनीज इंडिया के अंदर क्यों आएंगी सर, नहीं आएंगी। तो सरकार किस पर सबसे ज्यादा फोकस करती है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, कि आप यहां आइए, बिजनेस करिए, और आपका जो बिजनेस है उसको ईज किया जाएगा। यानी कि आप बिजनेस करें, आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान, फॉर एग्जाम्पल लैंड एक्विजिशंस के बहुत अलग लॉज होते थे पहले, बड़ा डिफिकल्ट होता था लैंड एक्विजिशन करना किसी भी कंपनी के लिए, लेबर लॉज बड़े डिफिकल्ट थे, और अलग अलग जो रीजनल लॉज हैं, रीजनल गवर्नमेंट है, उनके लिए बड़ी परेशानी है। तो सरकार अलग अलग, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा गिफ्ट सिटी बना रही है सरकार। गिफ्ट सिटीज में क्या है, जो बाहर की जो नई कंपनीज आती है, नई स्टार्टअप्स आते हैं, उनको टैक्स में थोड़ी सी छूट दे देती है। फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन के लिए उनके बड़े आसानी हो जाती है, उनको प्लेस बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो उसके लिए है एक पिलर। नेक्स्ट क्या है, फिस्कल मैटर्स, जो हमने बात करी फिस्कल डेफिसिट की, यानी कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की। तो सरकार ने कहा कि जो ये पिलर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो फिस्कल मैटर है, उस पर भी फोकस करना होगा कि सरकार अपनी जो बजट है उसको, फिस्कल को कैसे मैनेज कर रही है। एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा ना कर दे कि इनकम हो ही नहीं रही है और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और सारा का सारा पैसा लोन से लेकर कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक टाइम पर, आप सरकार ज्यादा लोन लेने लगेगी तो इवेंचुअली वो लोन रीपे कौन करेगा, सरकार को करना है। और सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, आप लोग देंगे, आपसे किस तरीके से पैसा लिया जाएगा, हो सकता है टैक्स बढ़ा दे सरकार, तो इवेंचुअली वो उसको रीपे किसको करना है सर, आपको ही करना है। ठीक है, चलिए फिस्कल मैटर्स, ये एक पिलर है हमारा, क्लियर। तो ये पिलर्स हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस बार। कुछ स्कीम्स आई हैं इस बार, बायोफार्मा शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये भी एक नई स्कीम है। और क्या क्या है, स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इनको ध्यान रखेंगे, बुलेट पॉइंट्स में, ऑप्शंस में, स्टेटमेंट के साथ ये आ सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं 26-27 बजट, इस बार बजट के। तो ये हाइलाइट्स आ जाएंगे, ध्यान रखेंगे क्या क्या है। हाईटेक टूल रूम्स फॉर सीपीएसईज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, क्लियर। स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, रिसर्च माइनिंग एंड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स एनहेंसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे जो ये केमिकल पार्क्स जो बनाए जा रहे हैं, ये इस ही स्कीम का हिस्सा है। इसी के अंदर केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाएगा। और क्या क्या है सर, डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स को, उनको मैन्युफैक्चरिंग जो होगी उनकी अफोर्डेबल हो, ऐसा ना हो कि सारा का सारा हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं बाहर से, क्लियर है। और क्या क्या है, 3 प्रोलॉन्ग अप्रोच टू हेल्प एमएसएपी ग्रो एज चैंपियंस। एमएसएमईज क्या होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती है, हमारे जो छोटे उद्योग हैं, सबसे ज्यादा देश में क्या है, छोटे उद्योग हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, या आप देखते हैं छोटे छोटे शहरों में, इंडस्ट्रियल सेक्टरों में, फॉर एग्जांपल आयरन के अलग अलग कारखाने बने होते हैं, वो किस में आते हैं सर, एमएसएमईज में आते हैं। तो इंडिया की बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो सरकार बहुत ज्यादा फोकस करती है एमएसएमईज पर। उनको चैंपियन बनाने के लिए सरकार क्या क्या करने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले क्या होता है सर, उनके लिए लोन प्रोवाइड कराना। तो उनके लिए लोन के लिए, जैसे आपने सुना होगा एक मुद्रा है, सरकार की एक स्कीम है मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन किसके लिए बनाई, डेडिकेटेड एमएसएमईज के लिए बनाई गई, कि जो उनको जो लोन मिल सके, उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई, तरुण लोन है, अलग अलग लोन्स हैं, उनको कितनी आसानी से लोन दिया जा सकता है, उन्हीं के लिए स्कीम बनाई गई। उसमें क्या क्या है इस बार, डेडिकेटेड 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड, उनके लिए ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। कितना पैसा दिया गया उसके लिए, 10,000 करोड़ रुपए। टॉप अप दी सेल्फ लाइन इंडिया फंड विद जो पहले का एक सेल्फ लाइन इंडिया एक फंड है, उसमें और पैसा डाला जाएगा 2,000 करोड़। प्रोफेशनल सपोर्ट दी जाएगी सर,
कॉर्पोरेट मित्रास बनाए जाएंगे, उनको और ज्यादा प्रोफेशनल सपोर्ट देने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, किसी भी तरीके की सपोर्ट देनी है, उनके लिए हेल्प होगी। और क्या क्या होगा, लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू टीआरडीएस। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे आप, इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म थ्रू सीजीडी एमएससी फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग TREDS। ये एक सपोर्ट मैकेनिज्म है जो एमएसएमईज के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो ये 3 फैक्टर ध्यान रखेंगे क्या क्या एमएसएमईज के लिए बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंटली एक कौन सा 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो किस में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? सर सेकेंडरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे थे सेक्टर्स की, तो इस बार सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या फीचर्स सरकार ने उसके ऊपर इंक्लूड किए हैं। क्या है सर? सबसे पहले तो है हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है सर। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन्स। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। आई होप अब बेटर होगा। अपग्रेड एंड एस्टेब्लिशमेंट न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर, थोड़ा और जूम कर लेते हैं एक बार, अब बेटर है। अपग्रेड एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन। और क्या क्या है सर? देखिए, केयर इकोसिस्टम में डेवलपिंग अ वैरायटी ऑफ NSQF अलाइंड प्रोग्राम्स टू ट्रेन 1.5 लाख करोड़ मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स। नेक्स्ट क्या है? मेडिकल टूरिज्म में क्या है? स्कीम्स टू सपोर्ट स्टेट इन एस्टेब्लिशिंग 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है? जो बाहर से जो लोग आते हैं देश के अंदर, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनका यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से बहुत लोग आते हैं, कुछ यूएसए से भी आते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज से लोग आते हैं यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज को लेने के लिए, फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस कराने के लिए, किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ टूरिज्म बोलते हैं सर। उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, आयुष 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसीज एंड ड्रग टेस्टिंग लैब। ध्यान रखेंगे 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे ऑफ आयुर्वेदा, ध्यान रखेंगे इस बार। क्लियर? और क्या क्या है सर? देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी। सेटिंग अप AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 50 कॉलेजेस। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए लैब्स बनाई जाएंगी अब, जो कि स्कूल्स और अलग अलग कॉलेजेस में। तो सर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स में भी बनाई जाएंगी और कॉलेजेस में भी बनाई। पूछा जा सकता है जो जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स हैं, यानी कि जो ऑरेंज इकोनॉमी है, ये सिर्फ ये जो लैब्स हैं स्कूल्स में बनाई जा रही हैं? नहीं सर, ये स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी बनाई जा रही हैं। दूसरा क्या है? सेटिंग अप अ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इसको भी बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया बहुत सारे चल रहे हैं, तो खेलो इंडिया मिशन इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे, सिस्टमैटिक कोचिंग डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन साइंस एंड टेक एंड डेवलपमेंट फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। कोचिंग, सिस्टमैटिक कोचिंग डेवलपमेंट, किस तरीके से कोचिंग देनी है, नया करिकुलम डिसाइड किया जाएगा, नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसके अंदर, उसके बारे में है। नेक्स्ट क्या है सर? देख लेते हैं। और एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जाएंगी। सरकार ने बोला गया कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जाएंगी इन द विसिनिटी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल कॉरिडोर। जहां भी जो मेजर इंडस्ट्रीज हमारी एस्टेब्लिश हैं, जो बड़ी सिटीज हैं जहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, वहां उसी के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जाएंगी। उसी के अंदर क्या है? अ गर्ल्स हॉस्टल इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हायर एजुकेशन का एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा हायर एजुकेशन, और वो भी किस में होगा? स्टेम के अंदर। स्टेम इन ब्रांचेस के लिए होगा। स्टेम का मतलब क्या होता है सर? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इनसे रिलेटेड
फील्ड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनके लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल होगा हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है सर, और क्या है? सेटिंग अप अपग्रेडिंग ऑफ 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये भी एक है। टूरिज्म के लिए सरकार ने इस बार काफी काम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, पायलट स्कीम फॉर अपस्किलिंग 10,000 गाइड्स इन 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट। जितने भी आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल है, इंडिया है इंडिया गेट है, या आप साउथ में चले जाएं जो बड़े बड़े मंदिर हैं या फोर्ट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर, वहां की जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनके जो 10,000 गाइड्स हैं उनको एक पायलट स्कीम चली जाएगी उनको अपस्किलिंग करने का, और बेहतर से क्या है अपने आप को एक्सप्लेन कर सके और नॉलेज दी जाएगी और उनको शायद पढ़ाया जाएगा और ज्यादा जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से समझा सके और इंडिया का जो अपना कल्चर है और अच्छे से डिपिक्ट कर सके, पोर्ट्रे कर सके। और क्या क्या है सर? नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड टू डिजिटली डॉक्यूमेंट ऑल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस। एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाई जाएगी, एक जगह ही जहां पर सारी नॉलेज और सारा जितनी भी डिटेल है किसी भी मॉन्यूमेंट की, किसी भी टूरिस्ट साइट की आपको मिल सके। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट, दे ध्यान रखेंगे बिग कैट समिट, यानी कि जो आपके ये टाइगर्स होते हैं, चीता हैं आपके, ये इन सब से रिलेटेड एक इनके ऊपर एक बिग कैट समिट होगी। डेवलप 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनाई जाएंगी एंड डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपकी हाइलाइट्स हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं सरकार की, क्या क्या इस बार के कदम उठाए गए हैं, किस सेक्टर्स के लेकर कदम उठाए, सर्विस सेक्टर में क्या है, तो बहुत ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो सरकार ने इस बार अनाउंस किया है। अभी हमने बात करी थी, एक स्कीम थी बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। बायोफार्मा का बजट क्या है? बजट अनाउंस बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़ प्रोग्राम टू पोजीशन इंडिया अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। देखेंगे बायोफार्मा शक्ति, इसकी फुल फॉर्म क्या है आ सकती है? बायोफार्मा शक्ति मीनिंग बायोफार्मा स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन। नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये फुल फॉर्म है। दूसरा क्या है? इंडियाज डिजिटल डिजीज बर्डन इज ऑब्जर्व टू बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक डायबिटीज, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इन सब चीज को टैकल करने के लिए ये हमारी बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव है। क्लियर है? और कितना अलोकेट किया गया है इसके लिए? 10,000 करोड़ दिया गया है। उसमें होगा क्या? गवर्नमेंट विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क फोकस्ड ऑन बायोफार्मा रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। दवाइयों के ऊपर रिसर्च होगा, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और इनोवेशंस होंगे और मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं लाइक डायबिटीज, कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, इनको टैकल किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। द गवर्नमेंट विल लॉन्च इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 विद आउटले 40,000 करोड़ टू स्ट्रेंथन सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। पूछा जा सकता है सरकार ने इस बार सेमीकंडक्टर के लिए क्या किया? सर 2.0 मिशन लॉन्च किया है, कितना अलोकेट किया है सर? 40,000। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 एक्सपेंडेड इंडियाज सेमीकंडक्टर सेक्टर कैपेबिलिटीज। जो इससे पहले जो काम हो रहा था सेमीकंडक्टर ऊपर, और उसके बाद 2.0 जो लॉन्च किया गया है, प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, डेवलप फुल स्टैक इंडियन आईपी एंड स्ट्रेंथन सप्लाई चेन। मेन प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के पास इंडस्ट्रीज तो बहुत है लेकिन हम मोस्टली जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं और यहां आकर फिर उसको असेंबल करते हैं। अगर उसको भी हम यहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, उसको बनाने लगे, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा बूस्ट आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया की ग्रोथ ज्यादा बेहतर होगी, नई इंडस्ट्रीज आएंगी। जब उनको सेमीकंडक्टर यहीं से मिलने लगेगा तो वो अपनी जो क्रूशियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बड़ी बड़ी, उनको यहीं पर ही ट्रांसफर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। अदर स्कीम्स भी है। एक भारत विस्तार है, मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो बनाया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल, इसके ऊपर हमने बात करी, एक हॉस्टल बनाया जाएगा एवरी डिस्ट्रिक्ट में इन फॉर दी स्टेम इंस्टीट्यूशंस में, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है एंड मैथमेटिक्स, इनके लिए बनाया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन
नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। इसके ऊपर भी हमने बात करी थी सर्विस सेक्टर में। एक शी मार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। अ कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स हैं विल बी एस्टेब्लिश टू सपोर्ट विमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस। जो रूरल के अंदर छोटे मोटे जो कारखाने एंटरप्राइजेस जो चला रही हैं महिलाएं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक रिटेल आउटलेट है, एक ई कॉमर्स की तरह, जैसे आपके फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन वगैरह हो गए, तो उसी के लिए एक शी मार्ट बनाया जा रहा है, एक कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, दिव्यांग कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस फॉर द दिव्यांगजन इन आईटी, एवीजीसी, हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस सेक्टर्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आउटले 40,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS 20,000 crore will be allocated over 5 years for the deployment across key sectors. National waterways expansion, 20 new national waterways will be operationalized over the next 5 years. नए वाटरवेज बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर, बहुत सारी रिवर्स हैं, तो उनको नेविगेशनल बनाने के लिए नए नए वाटरवेज बनाए जाएंगे ताकि और कनेक्टिविटी इंक्रीज हो सके। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट क्या है, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, जो भी हमने बात करी थी टूरिज्म को लेकर, जो बात करी थी कि कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन विल बी डिजिटली डॉक्यूमेंटेड, ताकि आप आसानी से ऑनलाइन जा सके और उनके बारे में जो टूरिस्ट हैं बाहर से हैं या हम लोग ही उनके बारे में अच्छी ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पढ़ सकें और एक्चुअल नॉलेज हमें पता चले कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ये स्पिरिचुअल और हेरिटेज है, उसके बारे में है क्या। हम क्लियर है, इतना प्राउड हम क्यों करते हैं। तो ये स्कीम्स हैं। अर्बनाइजेशन पे क्या किया गया है, अर्बनाइजेशन में ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं इस बार। 7 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे और कहां से, सिटीज के बारे में पूछ सकता है, मुंबई पुणे के बीच में, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी यानी वेस्ट बंगाल की तरफ। और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम्स बनाए जाएंगे। ये 7 कॉरिडोर्स के बारे में पूछ सकता है कि अर्बनाइजेशन के ऊपर क्या क्या किया गया है सर इस बार। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बजट में टैक्स के बारे में देख लेते हैं। इस बार टैक्स को लेकर कुछ चेंजेस हैं। जो न्यू टैक्स एक्ट 2025 है, जो इससे जो पहले वाला बजट है 25 और 26 का जो बजट है, उसमें एक नई टैक्स की स्लैब्स इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो इन स्लैब्स को ध्यान रखेंगे, क्या क्या है सर, 0 to 4 लाख तक तो कोई टैक्स लगता नहीं है इनकम टैक्स, लेकिन 4 लाख से लेकर 8 लाख तक कितना परसेंट टैक्स लगता है, 5%। 8 to 12 कितना लगता है सर, 10%। और 12 से 16 कितना है सर, 15% है। 16 से 20 कितना है, 20% है। 20 से 20 लाख रुपीस कितना है, 25%। और 24 से ऊपर कितनी भी इनकम हो कितना लगता है, 30% टैक्स लगता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखेंगे कि जो ये 4 से लेकर 8 लाख है और 8 से लेकर जो 12 लाख तक की ये जो स्लैब है, इस पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है सर, 10% का टैक्स लग रहा है। लेकिन सरकार ये कहती है अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो उस पे हम क्या दे देंगे, आपको रिबेट दे देंगे, यानी कि छूट दे देंगे। जितना आपका टैक्स 12 लाख तक बनता है वो आपको रिफंड कर देंगे अगर आपने दिया हुआ है टीडीएस या टीसीएस के तौर पर, या आपका कोई टैक्स बनता है तो आपको छूट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। यानी कि इंडिया के अंदर 12 लाख तक, अभी भाई 12 लाख तक किसी भी तरीके का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्लियर है। ये मत कहना कि टैक्स स्लैब में कोई टैक्स ही नहीं है। जी सर टैक्स है, 10% टैक्स लगता है 12 लाख तक, लेकिन सरकार छूट दे देती है, पैसा रिफंड कर देती है, या अगर आपने पहला पैसा नहीं दिया हुआ है तो क्या करेगी, आपको माफ कर देगी, आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ये नई टैक्स स्लैब है, ये इस बार लागू हो जाएंगी 1 अप्रैल से। टीसीएस रिडक्शन है, किस किस पर रिडक्शन हुआ है, जो ओवरसीज टूर पैकेज इन एजुकेशन मेडिकल रेमिटेंसेज आते हैं उन पर रिड्यूस कर दिया है 2% का टीसीएस। टीसीएस क्या होता है, फुल फॉर्म टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब टैक्स को सोर्स पर डिडक्ट कर लिया जाता है। और दूसरा टैक्स कलेक्टेड क्या होता है, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और 10-12 लाख से ऊपर का जो सामान होता है उस पर वहां का जो प्रोड्यूसर होगा या जो आपको सेलर होगा वो आप पहले ही कलेक्ट कर लेगा टैक्स आपकी, इसकी आप शायद सरकार को टैक्स ना देते हो तो मैं कुछ % टैक्स पहले ही आपसे कलेक्ट कर लेता हूं, और वो आपके जो पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर उस पर चढ़ जाता है।
तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे तो वहां शो कर दिया जाएगा कि आपने उस जगह पर इतना टैक्स भरा था, उसी को बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो वो रिड्यूस कर दिया गया है 2% से। कस्टम ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटी में क्या चेंज है, एग्जेम्पशन फॉर 17 एसेंशियल मेडिसिन, जो 17 एसेंशियल मेडिसिन है उस पर क्या किया है, कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया गया है और एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पर्सनल इंपोर्ट टैरिफ 20% से 10% रिड्यूस कर दिया गया है। एसटीटी चेंजेस, एसटीटी क्या होता है सर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब आप अपने शेयर को एक जगह से किसी दूसरे को बेचते हैं तो उस ट्रांजैक्शन पर लगने वाला जो टैक्स है उसको एसटीटी बोलते हैं, और ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है। उसमें क्या है सर, इंक्रीज किया गया है जो फ्यूचर्स होते हैं, आने वाले टाइम पर जो आपको जो सेटलमेंट होगा उसके ऊपर जो एसटीटी लगने वाला है उसको बढ़ा दिया गया है, 0.02 से लेकर 0.05% कर दिया गया है। टैक्स हॉलीडेज एंड इंसेंटिव्स, फॉरेन क्लाउड सर्विसेज जो हैं, फॉर एग्जांपल आई क्लाउड वगैरह जो होते हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है एग्जेम्प्ट टिल 2047। MAT मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ये भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है। जो नेट जीरो प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, अपने आप को जो बताती है कि हमारा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है और कॉर्पोरेशन टैक्स से जो बचना चाहती हैं, उनके ऊपर एक टैक्स लगाती है सरकार MAT, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं है, उनके ऊपर मैट का एग्जेम्पशन दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए कि जो सरकार के पास जो इनकम होने वाली है, जो सरकार पैसा कमा रही है, अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो उसका कितना कितना हिस्सा कहां से आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे ध्यान से एक बार, आई होप विजिबल होगा ये। देखिए, अगर सरकार 1 रुपया कहीं से कमाती है तो देखेंगे सबसे ज्यादा कहां से आता है वो, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा बोरोइंग से आता है सर। किससे आ रहा है? बोरोइंग से पैसा आ रहा है। 24% बोरोइंग से पैसा आता है। दूसरे नंबर पर किस, आपके पास क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं और स्टेटमेंट वाइज भी आ सकते हैं कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाती है, कहां से पैसा आता है सरकार के पास, सर कर्जे से आता है, बोरोइंग से आता है, लाइबिलिटीज से आता है। क्लियर है? दूसरे नंबर पर क्या आता है सर? दूसरे नंबर पर आता है आपका इनकम टैक्स। सरकार दूसरे नंबर पर कहां से पैसा कमाती है? इनकम टैक्स कितना है सर? 21% का। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक है कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कि कंपनीज की इनकम पर लगने वाला जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है कॉरपोरेशन टैक्स। और फिर आता है आपका जीएसटी, फिर आपका आता है जीएसटी, कितना है? 15%। और यहां पर सिर्फ एक ही चेंज है इस बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्यों आ सकता है यहां से? इसलिए आ सकता है, ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां कंपैरिजन के लिए आपके लिए कुछ डाल दिया है। अगर 25-26 यानी पिछली साल की बात करें तो बजट में क्या बताया गया था? सबसे ज्यादा पैसा वहां भी 24% बोरोइंग से आ रहा था और दूसरे नंबर पर हमारा इनकम टैक्स से आ रहा था। लेकिन जो थर्ड नंबर पर था वहां जीएसटी था। जीएसटी से कितना आ रहा था सर? देखेंगे यहां 18%, और यहां कितना आ रहा है जीएसटी से? 15%। बात प्रोपोर्शन की बात यह है कि अब कॉरपोरेशन टैक्स से पैसा ज्यादा आएगा इस बार, सरकार कह रही है जीएसटी के मुकाबले। तो यह क्वेश्चन आ सकता है, पिछली साल कॉरपोरेशन टैक्स से कम आ रहा था, जीएसटी से ज्यादा आ रहा था, इस बार जीएसटी से कम आ रहा है और सरकार कह रही है कॉरपोरेशन टैक्स से पैसा ज्यादा आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से। और बाद में क्या आते हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, जो सरकार बिना टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स के अलावा जो कमाई करती है, जैसे कि रेलवे चलाती है तो रेलवे की टिकट से पैसा आता है, रोडवेज बस चलती है, बस से पैसा आता है, या सरकारी कंपनियां हैं वहां के प्रॉफिट से जो पैसा आता है, तो इन सब से जो पैसा आता है। क्लियर है? कंपैरिजन कर लेंगे। और अब बात करते हैं, अगर पैसा सरकार दे रही है, खर्च कर रही है, तो वो सबसे ज्यादा खर्चा हो कहां रहा है सरकार का? देख अब ध्यान से, हम सब, सरकार क्या ले रही है सर? बोरोइंग ले रही है। सरकार लोन लेती है तो सरकार को उसके ऊपर, लोन के ऊपर क्या होगा सर? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, तो अगर सरकार ने 1 रुपया खर्च किया तो उस 1 रुपए को खर्च करने में सबसे ज्यादा पैसा कहां चला जाता है? सरकार स्टेट को देती है सबसे पहले, जितने भी राज्य हैं उनको पैसा बांटती है और सबसे बड़ा शेयर 1 रुपए का 22% तो उन्हीं के पास चला जाता है। दूसरा किसके पास जाता है सर? इंटरेस्ट पेमेंट। सेकंड नंबर पर आता है इंटरेस्ट पेमेंट आपका, फर्स्ट नंबर पर ये 20%। और थर्ड नंबर पर क्या आएगा? थर्ड नंबर पर आएगा आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। थर्ड नंबर पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एंड फोर्थ नंबर पर क्या आएगा आपका? फोर्थ नंबर पर आएगा आपका डिफेंस।
सर पहले डिफेंस बहुत नीचे हुआ करता था, आप यहां अगर देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो डिफेंस 11% नहीं था, पहले डिफेंस 8% था। तो इस बार जो डिफेंस का बजट है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आया, इस बार सरकार ने बजट के लिए पैसा बहुत ज्यादा एलोकेट किया गया है। तो 11% बजट है। उसके बाद क्या आते हैं सर, उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उसके बाद मेजर सब्सिडीज हैं या सिविल पेंशन है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाइए, सरकार सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब हम। ये देखिए ध्यान से, मेजर स्कीम्स। अब मेजर स्कीम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इन स्कीम्स में सबसे ज्यादा पैसा किस स्कीम के ऊपर खर्च किया गया है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि ये जो वीबीजी रामजी है, विकसित भारत की, जो ये मनरेगा को ही नाम चेंज करके जो वीबीजी रामजी हमारी जो अभी स्कीम आई थी, या इसको चेंज किया गया है। मनरेगा को हालांकि बंद कर दिया गया है, उसी को वीबीजी रामजी, लेकिन जो पिछले कुछ पैसा रुका हुआ है उनको देने के लिए इस बार भी कुछ पैसा एलोकेट किया गया है, करीबन 40,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो ऐसे एकदम डरेंगे नहीं कि सर मनरेगा तो बंद हो गई, इस बार कैसा पैसा सरकार ने खर्च कर दिया इसके ऊपर। पिछला पैसा जो बच जाता है वो लैप्स हो जाता है पिछले बजट का, तो नया पैसा अब दोबारा से सरकार को निकालना पड़ता है, तो उसके हिसाब से जो पैसा खर्च करना पड़ेगा वो 40,000 करोड़। हालांकि सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च किया गया है सर, बीबीजी राम जी। दूसरे नंबर पर क्या आती है सर, जल जीवन मिशन। थर्ड नंबर पर पीएम किसान। ऊपर की एटलीस्ट आपको 5-6 तो याद होनी ही चाहिए कि सबसे ज्यादा किस गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर पैसा है। तो वीबीजी राम जी है, जल जीवन मिशन है, पीएम किसान है, फोर्थ नंबर पर क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना है रूरल के लिए, समग्र शिक्षा है और नेशनल हेल्थ मिशन है। ये आपकी 4, 5, 6 और 7 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर सबसे ज्यादा है और नीचे हम जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करें, किस मिनिस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, तो सबसे नंबर पहले पर आती है सर डिफेंस, उसके बाद आते हैं हमारे नितिन गडकरी जी की रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, थर्ड नंबर पर है रेलवेज एंड फोर्थ नंबर पर है होम अफेयर्स, फिफ्थ नंबर पर है कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिक्स नंबर पर है रूरल डेवलपमेंट। बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, रूरल डेवलपमेंट तक के क्वेश्चंस आए हैं। इन मिनिस्ट्रीज को अलग अलग दे देंगे और बोल देंगे कि सबसे ज्यादा पैसा जो एलोकेट किया है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर सरकार किस मिनिस्ट्री के अंदर कर रही है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो क्लियर है? मिनिस्ट्रीज के हिसाब से भी याद रखेंगे सबसे ज्यादा पैसा सरकार कहां खर्च कर रही है। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स बाद में आते हैं, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स वेलफेयर है, एजुकेशन है। इनको भी सरकार ने, इसको भी यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन के अंदर डाला हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन में डाल देते हैं और पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजी से लगाइए इनको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डेफिसिट एंड डेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आ जाता है। मैंने आपको बताया था इस बार सरकार बोल रही है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट होता है इस बार 4.3% होगा, यानी कि मैंने सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि लोअर है इस बार। तो पहले कितना था सर, पहले था 4.4%। 25-26 में क्या कहा था सरकार ने कि फिस्कल डेफिसिट कितना होने वाला है, 4.4% का, और इस बार सरकार कह रही है कि इस बार कम होगा, 4.3% का फिस्कल डेफिसिट हमारा होगा। क्लियर? अब देखिए एक बार फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट फॉर दी फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इनकम कम होती है। अब उसको मैच करने के लिए सरकार क्या कर्जा लेती है, उसी कर्जे को क्या बोलते हैं हम, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर है? एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इस बार कितना है सर, 1.5% का है। उसके बाद एक प्राइमरी डेफिसिट होता है, ये कितना है, 0.7% का। एक बार प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इज फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट निकल कर आ रहा है उसमें कि अगर सरकार ने जो इंटरेस्ट पेमेंट दिए हैं, जो पिछले लोन का जो सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है, अगर उनको हटा दे तो ये प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो देखिए सरकार पिछले जो कर्जा है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है वो कितना ज्यादा होता है, अगर उसको हटा दे तो मात्र 0.7% का ही एक्चुअल में डेफिसिट निकल कर आता है। 0.7% ऑफ द टोटल जीडीपी है ये। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू का जो पार्ट है गवर्नमेंट का बजट के अंदर, अगर एक्सपेंडिचर माइनस मैं इनकम कर दूं तो जो पैसा निकल कर आता है वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, और वो कितना होने वाला है ध्यान रखेंगे। वो पिछली बार भी 1.5% था, इस बार भी 1.5% है। तो चेंज क्या हुआ है, फिस्कल डेफिसिट में चेंज आया है, 4 से 4.3% हुआ है, और प्राइमरी डेफिसिट क्या है, 0.8% से 0.7% हो गया।
क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिजिकल डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। अब लास्ट में ध्यान रखेंगे फाइनेंस कमीशन का कुछ इस बार चेंज आया है। क्या है फाइनेंस कमीशन के अंदर? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो फाइनेंस कमीशन है क्या? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280, जो ये तय करती है, जिसका ये काम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा आता है उसको स्टेट में कितना कितना बांटा जाएगा, यानी कि सेंट्रल कितना पास, केंद्र सरकार अपने पास कितना रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट को कितना कितना पैसा दिया जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है? सर फाइनेंस कमीशन डिसाइड कर लिए, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 280 के अंदर है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। इस बार कौन सी कमीशन चल रही है? इस बार सर 16th फाइनेंस कमीशन चल रही है, बिल्कुल सही। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। पहली बात तो कि वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है? वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब यह होता है कि जो शेयर ऑफ स्टेट इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस 41%, यानी जो टोटल सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आया, नेट टैक्स का पैसा आया, उसमें से सेंट्रल कितना रखेगी और स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा, उस परसेंट को बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन। वो कितना है? 41% है, ध्यान रखें। यानी कि 40%, अगर 100 करोड़ रुपए आता है सरकार के पास नेट टैक्स रिसीट, तो उसमें से 41 करोड़ स्टेट को दिया जाएगा और 59 करोड़ कौन रखेगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखिए। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है चेंज? कोई चेंज आया है? जो 15th फाइनेंस कमीशन थी इससे पिछली वाली, उसने भी कितना था? 41% ही डिसाइड किया, तो उसी को रिटेन किया गया 16th में भी। वर्टिकल डिवोल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। तो द शेयर रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम द 15th फाइनेंस कमीशन अवार्ड पीरियड विच इज 41%। ये भी 41% था, वो भी सर 41% ही था। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन में ये 42% हुआ करता था। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक स्टेटहुड मिला हुआ था, उसके बाद उसको यूटी बना दिया गया। तो यूटी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ज्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए 1% कम कर देते हैं स्टेट्स का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 1% ज्यादा दे देते हैं। क्लियर है? जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है सर? फाइनेंस कमीशन का एक और पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वो क्या है? अब जो स्टेट के पास 41% आए, कितनी स्टेट्स हैं सर? 28 स्टेट्स हैं। 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनकी अपनी खुद की सरकार है, पौंडीचेरी होगी या दिल्ली होगी, जम्मू एंड कश्मीर है। तो 28 + 3 को अगर मैं लगा दूं 31 जितनी भी ये जो गवर्नमेंट है, अब 41% जो पैसा आया इनके बीचों में कैसे बांटा जाएगा? यानी कि 100 करोड़ रुपए आए थे, 41 करोड़ किसको दे दिए? सर स्टेट को, स्टेट के हिस्से में आए। अब वो 41 करोड़ स्टेट्स में कैसे कैसे कितने कितने बटेंगे, वो भी डिसाइड फाइनेंस कमीशन करती है, और वो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या है? इज डन प्राइमरी टू अनेबल द स्टेट्स टू प्रोवाइड बेसिक पब्लिक गुड सर्विसेज विद इक्विवेलेंट टैक्स एफर्ट। जो सरकार, स्टेट के पास पैसा कम होता है तो उनको सर्विसेज देने के लिए, पब्लिक के लिए काम करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज देने के लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, और वो किस तरीके से बांटा जाता है ये भी डिसाइड फाइनेंस कमीशन करती है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, किसको कम पैसा मिलेगा, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर 6 पैरामीटर्स हुआ करते थे। क्या क्या पैरामीटर्स है? ध्यान से देखेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर 6 पैरामीटर्स हुआ करते थे। क्या थे? एक तो था सर इनकम डिस्टेंस, यानी कि इनकम इनक्वालिटी कितनी है, उसको वेटेज मिली थी 45% की वेटेज थी। बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के अंदर कि पॉपुलेशन को कितना परसेंट दिया जाता है और इनकम डिस्टेंस का कितना प्रोपोर्शन है, वेटेज है। कितना हुआ करता था? 45%। 15th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूं। पॉपुलेशन था एक पैरामीटर 15%, एरिया को भी 15% दिया गया। कितना हो गया? 15 15 30 और 45 सर कितना हो गया? 75% हो गया है। बाकी कुछ पैरामीटर्स क्या है? फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जिस स्टेट के अंदर ज्यादा फॉरेस्ट है तो ज्यादा पैसा मिलेगा उसको। वेटेज कितना मिला? 10% का वेटेज मिला। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है?
कि आप सरकार जो गवर्नमेंट्स हैं स्टेट के अंदर कितनी बेहतर अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर पा रही हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, टोटल फर्टिलिटी रेट को कितना ज्यादा, एक आइडियल पर 2.1% होता है टीएफआर जो होता है, कहां तक उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, कितना बेहतर तरीके से उनको मैनेज कर पा रहे हैं। उसके ऊपर भी जो ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। कितना परसेंट वेटेज मिला, 12.5% वेटेज मिलता था। टैक्स एफर्ट्स, किस स्टेट में लोग ईमानदारी से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, अच्छे से टैक्स पे, टैक्स चोरी तो नहीं, किसी स्टेट में टैक्स ही पे नहीं कर रहे हैं तो सरकार कहेगी आपको कम पैसा मिलेगा। तो उसको वेटेज कितना था, 2.5% का था। तो कितना टोटल हो जाता है, 100%। इसमें चेंज आए हैं इस बार। क्या चेंज है देखिए सर, जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसने सबसे पहले तो वेटेज की परसेंटेज को चेंज किया है। तो 16th फाइनेंस कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पैरामीटर विच अकाउंट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल जीडीपी। पहले भी 6 पैरामीटर्स थे, इस बार भी 6 पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक को रिमूव करके एक नया पैरामीटर ऐड कर दिया है और उस पैरामीटर का नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो सर हटाया किसको है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को, इस पैरामीटर को रिमूव कर दिया गया है। 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जिस स्टेट का जीडीपी के साथ ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा सरकार उसको ज्यादा पैसे देगी। और टैक्स एफर्ट्स को 2.5% मिलता था, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी है, नया जो पैरामीटर है, उसको 10% का वेटेज दिया गया है। तो और जो वेटेज है उनको भी चेंज किया गया होगा। देखिए हमने जो बात करी अभी, इनकम डिस्टेंस को कितना मिलता था, 45%, इस बार कितना दिया गया, 42.5%। ध्यान रखेंगे ये जो फिगर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आते हैं। एरिया के लिए 15% देते थे, 10% दिया गया है। पॉपुलेशन, अब ध्यान रखेंगे पॉपुलेशन भी, कौन सी वाली पॉपुलेशन, किस सेंसस की पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं, तो 2011 की जो सेंसस की पॉपुलेशन है उसको काउंट करते हैं। 14th फाइनेंस कमीशन 1971 की पॉपुलेशन को काउंट करती थी, लेकिन 15 ने किस पॉपुलेशन को काउंट करना स्टार्ट करा, 2011 की पॉपुलेशन को। 15% मिलता था सर, बढ़ा दिया गया है, 17.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, सर 12.5% दिया जाता था, सर 10% कर दिया गया है। फॉरेस्ट इकोलॉजी 10% ही देते थे, इस बार भी 10%। तो चेंज किसका हुआ है सर, इनकम डिस्टेंस का चेंज हुआ है, कम कर दिया गया है 2.5% से। एरिया 15% सर होता था, कम कर दिया गया है 10%। और पॉपुलेशन, इसको भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसको इंक्रीज करा गया है, 17.5% से इंक्रीज कर दिया। वो नया पैरामीटर ऐड कर दिया गया है जिसको कंट्रीब्यूशन जीडीपी, और कितना वेटेज दिया गया है उसको सर, 10% का वेटेज दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? तो ये है आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज थी इस बजट के अंदर, आपके एग्जाम ओरिएंटेड से लेकर, ये हमने कोशिश करी है कि सारे की सारी इसके अंदर कवर हो जाए। तो एक भी स्लाइड इसमें बिना एग्जाम से या एग्जाम के जो अनरिलेटेड कुछ भी नहीं है, सब एग्जाम से रिलेटेड है। तो एक एक इसको रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। जितने भी आपको फैक्ट्स दिए गए हैं या डेटा हैं वो सारे एग्जाम से ओरिएंटेड हैं, कोई फालतू का नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर बजट हाइलाइट्स के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए, जय हिंद।